नमस्कार, मैं विनय जोशी। आज हम लोकसभा के चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा करते हैं। वैसे तो कल 4 जून को चुनाव परिणाम आने वाले हैं, लेकिन 16 अप्रैल के हर संदेश के वेबसाइट पर मैंने पहले ही आकलन लिख दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को 330 से 333 सीटें मिलेगी और राजस्थान में 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, एक कांग्रेस को, एक कांग्रेस अलायंस को और एक निर्दलीय को सीट जा सकती है। ये 16 अप्रैल का मेरा अनुमान था। अब 7 चरणों के परिणाम आने वाले हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर कांग्रेस के सलाहकार कौन हैं। कांग्रेस को जो लोग सलाह दे रहे हैं या राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को जो सलाह दे रहे हैं, वो इस तरह की सलाह दे रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता जनता में ख़त्म हो जाए। और राजनीति में अगर किसी पार्टी की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है तो वह पार्टी अपने आप में ही समाप्ति की ओर चली जाती है। आपको याद होगा 2019 का चुनाव। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के लिए ये बात बताई गई, ये बात घड़ी गई कि कांग्रेस पार्टी 180 सीटें पर चुनाव जीत रही है। परिणाम हुआ क्या? केवल 2019 में कांग्रेस 52 सीटों पर चुनाव जीत पाई। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के 2019 में सपने दिखा दिए गए। चर्चा तो इस बात तक की गई थी कि इटली से सूट सिल कर आया था कि प्रधानमंत्री के लिए जब राहुल गांधी शपथ लेंगे तो वो सूट पहनकर शपथ लेंगे। अभी क्या अफवाह थी या आइडिया थे, इसका तो पुष्टि हुई नहीं, लेकिन वो सूट काम नहीं आया क्योंकि 2019 में कांग्रेस की 52 सीटें आई। 2019 में जो कांग्रेस को 52 सीटें मिली, उसमें 19 सीटें ऐसी थी जो 50,000 से कम के अंतर से चुनाव जीता था। मुझे तो लगता है उन 19 सीटों को बचाना ही मुश्किल है। 2024 के चुनाव के अंदर कांग्रेस अगर 52 के स्कोर पे पहुंच जाती है तो कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और हरियाणा को छोड़कर कांग्रेस को कहीं भी बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही। कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। इन चारों 5 स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम 15 सीटों का नुकसान हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। अब इन सीटों पे उधर कांग्रेस को 19 सीटों की नुकसान होने की पूरी संभावना है, जहां पर कांग्रेस 2019 में 50,000 से कम मतों के अन्य से चुनाव जीती थी। अब 52 से अगर 50 कम कर देते हैं तो कितनी बचती है? 33 सीटें। वापस 52 पहुंचने के लिए कांग्रेस जो पहले की 33 सीटें जीती थी उनको बनाए रखे और 19 सीटें जो उसके 50,000 से कम में थी, 1,500 से लेके 50,000 के बीच में जो जीती थी, वहाँ पर सीटों को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हालांकि उन 19 सीटों पे कांग्रेस ने बहुत से उम्मीदवार बदले भी हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। अब इनके कौन से सलाहकार? भाई, चुनाव में हर पार्टी को अधिकार है कि जीत का दावा करने का, अपने आप को सरकार में आने का, बताने का। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता। और हर पार्टी के, हर प्रत्याशी का यही सपना होता है कि मैं चुनाव जीतूंगा और मेरी पार्टी सरकार में आएगी। चुनाव होने तक तो ये दावा ठीक है, लेकिन चुनाव होने के बाद, मतदान होने के बाद फिर तो किसी पार्टी को अपनी असलियत पता पड़नी चाहिए कि अब
हमारा जो सच्चाई, हम सच्चाई के आसपास कितने हैं? अभी भी हम दावे कर रहे हैं 295 सीटें आएंगी। कहाँ से आएगी पता नहीं है। कांग्रेस की 150 सीटें आएंगी, 100 सीटें आएंगी, भाई आएगी कहाँ से? मेरा एक आकलन ये है कि दक्षिणी भारत में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी 2019 के रिकॉर्ड को नहीं पकड़ पाएगी। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलायंस किया है उसको छोड़कर दक्षिणी भारत में जिन क्षेत्रीय पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया है उनकी सीटें बढ़ेगी। और इसके अलावा जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं दक्षिणी भारत की, उन सबकी सीटें कम होगी, वो कोई भी पार्टी हो। इसके अलावा चाहे पश्चिमी बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी क्षेत्रीय दल ऐसा नहीं लग रहा कि वह 2019 के अपने स्कोर तक भी पहुंच जाएगा। ये मेरा एक निजी आकलन है। जनता में जो हवा चलती है उसकी महसूस दूसरे बैठे हुए व्यक्ति को भी होती है, दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी होती है। मोदी इस मिशन में सफल रहे कि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमे, और वाकई में यही हुआ। विपक्ष अपने सारे मुद्दों को छोड़कर नरेंद्र मोदी के इधर उधर घूमता रहा। जो नरेंद्र मोदी का लक्ष्य था उसमें नरेंद्र मोदी सफल हो गए। ये चाल को समझ ही नहीं पाए कि मोदी हमें चारों तरफ घुमा रहा है। 400 पार का नारा देके नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी को अपनी जाल में फंसा लिया, और ये अपने टारगेट से भटक कर नरेंद्र मोदी के पीछे लग गए। उस जनता का उस बात से कोई लेना देना नहीं था। केवल आप भाषाएं बदलकर सब कह रहे हैं मोदी जा रहा है, हम आ रहे हैं। तो चुनाव तक कहना, वो 7वें चुनाव के मतदान तक होना हर पार्टी को कहने का अधिकार है, वो कहना भी चाहिए, इसमें किसी को बुरा मानने की बात भी नहीं है। लेकिन मतदान होने के बाद फिर तो आपको धरातल का पता पड़ना चाहिए। आपको तीसरे चौथे चरण के मतदान में ही पता पड़ गया होगा। मैंने पहले वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने बताया था कि चौथे चरण के चुनाव में जो पार्टी दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे निकल गई, वो राजनीति के एक्सप्रेस हाईवे पर चढ़ जाएगी। और ये लग रहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो बहुत बड़ी जीत लेते हुए आगे निकल रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी और इनके सहयोगियों को 352 सीटें मिली थी, सहयोगियों को मिलाकर। अब मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी 330 से ऊपर पहुंचेगी, 340 तक भी पहुंच सकती है, जैसे अब हवा नज़र आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो 380 से 390 के बीच में रहने का अनुमान है। जो लक्ष्य था, हर विद्यार्थी एग्जाम देने से पहले एक लक्ष्य लेके चलता है कि मुझे 95% नंबर लाने हैं या 98% नंबर लाने हैं। कभी वो 2-3% नंबर से ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन उसका लक्ष्य था। नरेंद्र मोदी का लक्ष्य था 400 सीट का। कांग्रेस का, ये विपक्षी पार्टी का कोई लक्ष्य नहीं था, उनके एक ही लक्ष्य था। पहले 5 चरण तक तो यही कहते रहे कि मोदी की 400 सीटें नहीं आएगी, 300 सीटें आएगी, 150 सीटें आएगी, 220 सीटें आएंगी, अपनी कोई सीटें नहीं बताई। जब उनको लगा हम हमारी सीटें तो बताएं, तब छठे और 7वें चरण के मतदान पे जाके उनको होश आया कि हमें अपनी सीटें बतानी। तब वो सीटें बताना शुरू कर दिया। हम 300 पार जाएंगे, हम 250 पार जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं था कि चुनाव में हो क्या रहा है, चुनाव की हवा जाकर रही है। राजनीति के अंदर विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा काम करती है। आपने केवल 6 महीने मेहनत करके चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, बहुत आसान नहीं है। जो व्यक्ति 5 साल राजनीतिक रूप से काम करता है, 5 साल से अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए काम करता है, उसको 6 महीने में नहीं हराया जा सकता। ये कांग्रेस पार्टी को और इनके सहयोगियों को समझ लेना चाहिए। अब जब मतदान हुआ 7वें चरण का,
तो विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की और उस पर 2 विषय पर चर्चा हुई। पहले विषय है, अगर किसी भी कारण से हमारी सरकार बनती है तो सबसे बड़े दल के नेता ही सरकार बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। सबसे बड़े दल में कौन आएगा? कांग्रेस, जिससे सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। करीब 330 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। हालांकि कांग्रेस के इतिहास की ये सबसे कम लोकसभा की सीटें चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन फिर भी जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें लड़ी है, चुनाव लड़ा है, वो सबसे ज़्यादा जीतेगी भी। उस दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी, जिसने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होगी वो किसकी होगी? कांग्रेस की। और कांग्रेस का अगर बहुमत मिलता है इंडिया गठबंधन को, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना है। दूसरी इस बात पर चर्चा की गई, अगर किसी भी कारण से इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है और एनडीए या भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है, तो फिर किस नाम पर अटैक करना है? पहले कांग्रेस ने तय किया कि हम एग्जिट पोल का बहिष्कार करेंगे, फिर इस निर्णय को उन्होंने वापस लिया। इसके बाद फिर 3 बिंदु तय किए गए कि कांग्रेस हारती है तो ठीकरा अध्यक्ष के ऊपर फोड़ना है, या चुनाव आयोग में ईवीएम को और चुनावी व्यवस्था की धांधलियों को मुद्दा बनाकर गुमराह करना है। ये मैसेज देना है कि इस वजह से हम चुनाव हार गए। और तीसरा कारण रहेगा ममता बनर्जी, कि ममता बनर्जी ने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए हम चुनाव हार गए। ये जो इंडिया गठबंधन है, ये केवल 85 सीटों पर ही, 85 सीटों पर ही मिलकर चुनाव लड़ रहा है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है, 22 दल इकट्ठे होकर केवल 85 सीटों पर ही सहमति बन पाई है। 85 सीटों पर ये चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, और उसमें से कितनी सीटें जीत लेंगे आप अंदाज लगा लो। फिर ईवीएम को दोष देने का महत्व क्या रहा? जो भी कर्मचारी चुनाव के दौरान ड्यूटी में लगता है, उसको सबको इस बात का अच्छे से पता है कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की जा सकती। ईवीएम के अंदर संख्या होती है, बटन की संख्या को इंगित करता है कि कौन सा बटन कितनी बार दबा, और प्रत्याशियों का नाम ऊपर लगाया जाता है। ईवीएम मशीन के अंदर किसी प्रत्याशी का नाम नहीं होता। ये बात सबको पता है, लेकिन विपक्ष की ये सोच है कि हम जो कहेंगे वही जनता मानेगी, और इस भ्रम के कारण ही वो चुनाव दर चुनाव मात खाते जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का यह कहना है, जो पार्टी लगातार 3 चुनाव हार जाती है, उस पार्टी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में चले जाता है। स्पष्ट लग रहा है कि 2024 के जो चुनाव हुए हैं, उसके परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने पैठ बना के रखी है। एक जो वर्ग था, जो मोदी का समर्थक था, उसका विश्वास उन्होंने बना के रखा, उस विश्वास को तोड़ा नहीं। जबकि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां 4.5 साल तक सोती रही, और अचानक 6 महीने में उन्हें सोच रहे थे हम जो ताबड़तोड़ में गठबंधन बनाया, और खटाखट कह के समझ रहे हम ऐसे कहेंगे, नोट बांटने का नाम लेंगे और सीट हमें मिल जाएगी, हम चुनाव में बन जाए, सरकार बना लेंगे। वो अब जमाने बदल गए, राजनीति के तौर तरीके बदल गए। विपक्ष को अभी भी मंथन करना पड़ेगा कि हम क्यों इतनी बुरी तरह क्यों हार रहे हैं। अपनी विशेषता बनाने के लिए पूरे 5 साल तक विपक्ष को काम करना पड़ेगा, और केवल झूठ के सहारे अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, कोई भी पार्टी का हो, वो अब लंबे समय तक नहीं चल सकते। शॉर्ट टाइम में राजनीति करके वो राजनीति का लाभ नहीं ले सकते। उसके लिए लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। और जहाँ सामने मोदी जैसा व्यक्ति हो, जो मेहनती हो, जो टारगेट को लेकर चलता हो और 5 साल काम करता हो, उसके सामने जब तक उसके लेवल का व्यक्ति कोई सामने विपक्ष में नहीं आएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को मात देना संभव नहीं है। इसलिए मेरा आकलन यह है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें मिलेगी, और केंद्र में भारत में भारतीय जनता पार्टी को 330 से 340 सीटें मिलेगी।
और एनडीए को 380 से 390 सीट मिलेगी, ये मेरा आकलन है। इससे बढ़ भी सकती है, 10 बढ़ भी सकती है, 10 कम भी हो सकती है। नमस्कार, आज तक इतना ही।